उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। कईयों की मन्नतें यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं, तो कईयों के खाली झोली महाकाल भर देते हैं। बस अपनी बिगड़ी बनाने की आस और महाकाल में आस्था होने की वजह से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही दर्शन करने आज गौरी भी आई थी। गौरी एक लड़की जिसने सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था। उसने अपने लंबे बालों को गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, कान में झुमके और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दुनिया भर की खूबसूरती लिए अपने छोटे भाई के साथ मंदिर की तरफ चल रही थी। तभी उसके साथ चल रहे 17 साल के लड़के ने कहा, गौरी दीदी, आराम से चलो, इतनी जल्दी किस बात की है? गौरी, जिसका नाम था, उस लड़के की तरफ देखकर बोली, आयुष, हमें 8 बजे तक होटल वापस भी जाना है। पता है ना कि हमारी ट्रेन 10 बजे की है, इसलिए जल्दी से दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे। यह कहकर गौरी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर के बाहर काफी भीड़ थी। यह देखकर गौरी परेशान हो गई। उसने कहा, हे महादेव, यहाँ तो बहुत भीड़ है, हम अंदर कैसे जाएंगे? आयुष बोला, दीदी, आप यहीं रुकना, मैं सामने वाली दुकान से पूजा के लिए सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह सामने की दुकान से सामान लेने चला गया। गौरी वहीं खड़ी होकर मंदिर के बाहर की भीड़ को देख रही थी। उसने देखा कि मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लोग तो काफी जमा थे, लेकिन मंदिर के अंदर कोई भी नहीं जा रहा था। ये देखकर गौरी उन लोगों की भीड़ के पास गई और वहीं खड़ी एक औरत से पूछा, आंटी जी, ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ, और कोई मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? वह औरत निराशा से बोली, अरे बिटिया, क्या बताएं, पैसे के दम पर तो लोग आजकल भगवान को भी खरीदने को तैयार है। गौरी ने कहा, जी मैं कुछ समझी नहीं। वह औरत बोली, बिटिया, कोई अमीर ज्यादा अंदर पूजा कर रहा है, जिसकी वजह से हम आम लोगों को दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं, ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आया और वह उस भीड़ से निकलते हुए आगे की तरफ जाने लगी। उसने देखा कि कुछ लोग, जिन्होंने एक ही जैसे काले कपड़े पहन रखे थे, वे सभी लोगों को मंदिर के बाहर ही रुकने के लिए कह रहे थे। गौरी उनसे बोली, आप हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनमें से एक आदमी अपनी कड़क आवाज में बोला, मैडम, हमारे बॉस अंदर पूजा कर रहे हैं। जैसे ही उनकी पूजा खत्म होगी, आप सभी लोगों को भी अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन प्लीज अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। गौरी ने पूछा, और आपके बॉस की पूजा कब तक खत्म होगी? वह आदमी बोला, सॉरी मैडम, ये हम नहीं बता सकते हैं, आप प्लीज थोड़ा साइड होकर खड़ी हो जाइए। गौरी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और बिना उसकी बात माने दनदनाती हुई मंदिर के अंदर जाने लगती है। ये देखकर दो गार्ड्स गौरी के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी गौरी उनकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए, आप में से अगर किसी ने भी हमें हाथ भी लगाया तो महादेव की सौगंध, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर वो दोनों गार्ड्स वहीं रुक जाते हैं और गौरी मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाती है। वहां जाकर गौरी देखती है कि सामने ही एक बड़ा यज्ञ हो रहा था, जिसमें कई पंडित भगवा वस्त्र पहने मिलकर उस यज्ञ को संपन्न करवा रहे थे। उन सभी से अलग एक इंसान, जिसने कपड़े के नाम पर सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी, वह उस यज्ञ में आहुति दे रहा था। उस इंसान की पीठ गौरी की तरफ होने की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे पीछे से ही देखकर यह समझ पा रही थी कि शायद यह वही बॉस है जिसके बारे में बाहर खड़े आदमी बोल रहे थे। मंदिर के प्रांगण में यज्ञ के स्थान से कुछ दूरी पर कई गार्ड्स खड़े थे। गौरी यज्ञ में विघ्न नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वही चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। तभी बाहर से दो गार्ड्स मंदिर के अंदर आए और गौरी को बाहर जाने के लिए कहने लगे। गौरी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, देखिए, हम यहाँ आपके बॉस से सिर्फ बात करने आए हैं और उनसे बात किए बिना हम नहीं जाएंगे। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस पूजा में कोई विघ्न आए, तो हमें शांति से यहाँ खड़े रहने दीजिए। पूजा खत्म होने के बाद ही हम उनसे बात करेंगे। गौरी ने भी अपने दुपट्टे को सर से ओढ़ लिया था और हाथ जोड़कर आंख बंद कर वहीं खड़ी हो गई थी। गौरी की आवाज इतनी तेज थी कि यज्ञ में आहुति दे रहे शख्स के कानों में भी पड़ रही थी, लेकिन उस इंसान ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। कुछ ही देर में पूजा खत्म हुई और अंतिम आहुति दी गई। महापंडित की आवाज आई, शिवांश,
यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। यह सुनकर वह शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ और पलट गया। उसने देखा कि कुछ गार्ड्स किसी को घेर कर खड़े थे। उसने अपने हाथ के इशारे से गार्ड्स को साइड होने को कहा। अपने बॉस का इशारा समझ सभी गार्ड्स गौरी के सामने से हट गए और अब उस शख्स के सामने गौरी का चेहरा था। गौरी ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और हाथ जोड़कर खड़ी थी। एक पल को सामने खड़ा शख्स भी गौरी की खूबसूरती में खो गया था। गौरी का वो दूध सा गोरा रंग, उसके काले लंबे बाल, जिन बालों की कुछ लटें गौरी के चेहरे पर आ रही थी। सामने खड़ा शख्स अभी गौरी की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि तभी गौरी ने अपनी आंखें खोल ली। गौरी की नजर अपने सामने खड़े शख्स पर पड़ी। उसके सामने 6 फुट का एक आदमी खड़ा था। गोरा रंग, 6 पैक एब्स, उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज और गुरूर तो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि गौरी ने आज से पहले इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा था। गौरी अभी उसके चेहरे को निहार ही रही थी, तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने के बाद भी मंदिर के अंदर आने की? यह सुनकर गौरी जैसे होश में आई और बोली, जी क्या कहा आपने? सामने खड़ा शख्स गौरी को घूरते हुए बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे छोटे लोगों पर बर्बाद करूं। इतना कहकर वो शख्स वहां से जाने लगा। गौरी ने उसे जाते हुए देखा तो बोली, महाकाल के मंदिर में तो हर कोई छोटा ही होता है। बड़े तो सिर्फ वही हैं यहाँ, और अगर कोई खुद को उनसे भी बड़ा मानता है तो उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर वो शख्स पलटा और गुस्से से गौरी की तरफ देखने लगा। तभी एक आदमी गौरी के पास आते हुए बोला, मैडम आप जानती भी हैं कि आप किनसे बात कर रही हैं? यह शिवान सिंह रायजादा हैं। ये वो आगे कुछ बोलता कि गौरी बोल पड़ी, हमें इन्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि ये एक नंबर के स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तभी वो आदमी गौरी से कुछ कहने को होता है कि पीछे से वही कर्कश आवाज आती है, देव मूव। ये सुनकर सामने खड़ा इंसान जिसका नाम देव था, वो गौरी के सामने से हट जाता है और गौरी के सामने वही गुरूर से भरा चेहरा होता है। वो शख्स अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, आज तक किसी ने शिवान सिंह रायजादा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की और तुम 2 टके की लड़की मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, भगवान के सामने खड़े होकर खुद पर इतना गुरूर। आज तक शायद आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपके आगे नहीं बोलते होंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। आप पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान सबके हैं, हर किसी को हक है उनकी पूजा करने का, और ये हक आप उनसे नहीं छीन सकते। इतना कहकर गौरी ने अपने कंधे पर टांगे हुए बैग से अपना फोन निकाला और आयुष को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ आयुष जो बेचैनी से गौरी को ढूंढ रहा था और न जाने कितनी बार वो गौरी को फोन कर चुका था, उसने जब गौरी का कॉल देखा तो पिक करते हुए परेशानी से बोला, दी कहाँ हो आप? मैं कब से आपको फोन कर रहा था। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मेरे भाई, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर जितने भी लोग खड़े हैं ना, उन सभी के साथ तुम मंदिर आ जाओ, हम भी यहीं हैं। और हाँ, अगर कोई तुम्हें आने से रोके तो कह देना कि शिव ने बुलाया है। ये कहकर गौरी ने मुस्कुराकर शिवांश की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से से गौरी को देख रहा था। कुछ ही पल बाद जो मंदिर अभी तक खाली था, वो भक्तों की भीड़ की वजह से पूरी तरह से भर चुका था। तभी कुछ गार्ड्स ने शिवांश को कवर कर लिया और देव ने कहा, बॉस काफी लोग आ चुके हैं यहाँ, आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए। पीछे चौपर आपका वेट कर रहा है। देव के कहने पर शिवांश गुस्से से गौरी को घूरते हुए वहां से जाने लगा, लेकिन गौरी के चेहरे पर अभी भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। शिवांश मंदिर के बड़े से ग्राउंड में खड़े चौपर में जाकर बैठ गया और उसके चौपर ने अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भर ली। वहीं आयुष गौरी के पास आया और बोला, दी कहाँ चली गई थी आप? गौरी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पूजा का सामान लेते हुए बोली, कहीं नहीं, चलो हम दर्शन कर लेते हैं। इतना कहकर उसने आयुष का हाथ पकड़ा और दर्शन करने चली गई। वहीं चौपर में बैठे शिवांश ने सीट पर पीछे की तरफ अपना सिर टिकाए और अपनी आंखें बंद कर रखी थी, और अभी भी उसके जहन में गौरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था।
लेकिन जैसे उसे गौरी की कही हुई बातें और उसकी बेखौफ आंखें याद आईं तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल ली और गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। उसे इतने गुस्से में देख सामने बैठे देव ने कहा, बॉस क्या हुआ, सब ठीक है? शिवांश उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, वो लड़की, मुझे उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जिसने शिवांश सिंह राजदादा से नजर मिलाकर बात करने की हिम्मत की। और वो गार्ड्स जो आज मंदिर के बाहर थे लोगों को रोकने के लिए, वो सभी मुझे आज शाम को अपने फार्म हाउस पर चाहिए। यह सुनकर देव ने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगा कि आज तो उन गार्ड्स की खैर नहीं, क्योंकि देव को पता था कि जब तक कोई बहुत बड़ी और खास बात ना हो तब तक शिवांश कभी भी फार्म हाउस पर अपने अलावा किसी को नहीं बुलाता था। भाई गौरी भी दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुकी थी और होटल से अपना सामान लेकर स्टेशन पहुंच गई थी। आयुष और गौरी दोनों ही ट्रेन में बैठे अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। दिल्ली की एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ के हेलीपैड पर शिवांश का चौपर उतरा और वो एक ब्लू बिजनेस सूट पहने बाहर आया। वो बिल्डिंग इस एरिया की सबसे बेहतरीन और ऊंची बिल्डिंग थी, जिसे लोग SSR ग्रुप्स के नाम से जानते थे। और इसके मालिक थे शिवदत्त सिंह रायजादा, जो कि शिवांश के दादाजी थे। उनके बाद अगर किसी ने इस बिजनेस को संभाला और ऊंचाइयों तक पहुंचाया था तो वो था शिवांश सिंह रायजादा। और आज ये शिवांश की ही मेहनत थी जिसकी वजह से SSR ग्रुप्स इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल थी। बिजनेस की समझ उसे विरासत में ही अपने दादाजी से मिली थी, लेकिन उसके काम करने का तरीका उनसे काफ़ी अलग था। जहाँ उसके दादाजी स्वभाव से शांत थे, वहीं शिवांश उनसे बिल्कुल अलग था। 27 साल के शिवांश के चेहरे पर हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन रहते थे और गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही रहता था, जिसकी झलक आपको आगे आने वाली कहानी में देखने को मिलेगी। शिवांश के ऑफिस में सभी उससे बहुत डरते थे। उसके कदमों की आहट ही काफी थी लोगों की सांस अटकाने के लिए। और कुछ ऐसा ही आज भी हुआ। शिवांश लिफ्ट से होते हुए 25वें फ्लोर पर बने अपने केबिन की तरफ जा रहा था और उसी के पीछे देव भी था, जो उसे आज का शेड्यूल बता रहा था। देव शिवांश का बॉडीगार्ड होने के साथ साथ उसके काम को भी मैनेज किया करता था। उस फ्लोर पर इतनी शांति थी कि केबिन की तरफ बढ़ते हुए शिवांश के जूतों की आवाज़ भी तेज सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि वो सभी शिवांश के गुस्से को अच्छे से जानते थे। पूरे फ्लोर पर सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करने की आवाज़ आ रही थी और शिवांश सभी को नज़रअंदाज करते हुए अपने केबिन के अंदर चला गया। उसे अंदर गया देख सभी की जान में जान आई। इधर गौरी ट्रेन में बैठी पीछे छूट रहे शहरों और गांवों को देख रही थी और अपने ख्यालों में खो गई और याद करने लगी वो समय जब वो 17 साल की थी और बनारस से अपनी माँ और छोटे भाई के साथ दिल्ली आई थी। 23 साल की गौरी अपने पापा की मौत के बाद अपनी माँ और भाई के साथ 6 साल पहले दिल्ली शहर में आई थी। यहीं आकर उसने अपनी ग्रेजुएशन की और आज एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती है, जिससे महीने के 25,000 कमा लेती है वो। और अपने भाई और माँ की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाती है। आमदनी भले ही कम थी गौरी की, लेकिन सपने बहुत बड़े थे उसके। वो अपनी माँ और भाई को दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहती थी। वो बात अलग थी कि उसकी माँ और भाई के लिए गौरी की मुस्कुराहट ही उनकी खुशी थी। बस इन्हीं सब ख्यालों में गौरी दिल्ली पहुंच गई। स्टेशन से होकर वो अपने घर के लिए रिक्शा करती है। दिल्ली की तंग गलियों में ही उसका भी एक छोटा सा आशियाना था, जहाँ वो अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। आयुष अभी 12th में था, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, ताकि वो अपनी बहन की कुछ मदद कर सके। और गौरी की माँ भी सिलाई किया करती थी, कुछ पैसे तो वो भी कमा ही लेती थी। गौरी और आयुष अपने घर के दरवाजे पर थे और गौरी ने बेल बजाई। करीबन 52 साल की महिला ने गेट खोला और गौरी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई और बोली, माँ कैसी हैं आप? सामने खड़ी महिला का नाम सुमित्रा महाजन था और वो मुस्कुराते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, जो आयुष की थी। वो बोला, अरे भाई कोई मुझे भी पूछ लो कि सारा प्यार बस अपनी बेटी पर ही लुटाना है आपको। तभी गौरी और सुमित्रा जी हंस दिए
और आयुष भी उनके गले आ लगा। गौरी बैग अंदर लाते हुए सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। सुमित्रा जी अपने दोनों बच्चों के लिए पानी लाते हुए बोली, ये लो पानी, थक गए होगे सफर में। गौरी ने पानी पीते हुए कहा, हाँ माँ, बहुत ज्यादा। सुमित्रा जी उनके पास बैठते हुए बोली, तो कैसे रहे महाकाल के दर्शन? उनके ऐसे पूछने पर गौरी के आगे शिवांश का चेहरा घूम गया और वो हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, सब अच्छा था माँ, और हम आपके लिए प्रसाद भी लाए हैं। और इतना कहकर उसने बैग से एक पैकेट निकालकर सुमित्रा जी की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद गौरी ने खाना खाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने ऑफिस में बैठा कुछ फाइल चेक कर रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया और बिना देखे उसने कॉल पिक करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, शिव कहाँ है तू? तू उज्जैन से कब आया और सीधा ऑफिस क्यों चला गया? शिवांश ने जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो सक्कू नाम फ्लैश हो रहा था। यह देखकर शिवांश हल्के से मुस्कुराया और बोला, सक्कू कितना गुस्सा करती हैं आप? सामने से वही नाराजगी भरी आवाज आई, नालायक, शर्म कर, दादी हूँ तेरी और तू मुझे सक्कू बुलाता है? तेरे दादा ने सुन लिया तो तेरे ही कान खींचेंगे। शिवांश हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखते हुए बोला, सॉरी दादी, अब ठीक है। वो बोली, नहीं ठीक नहीं है, तुझे मैंने कहा था ना कि उज्जैन से सीधा घर आना, तो तू ऑफिस क्यों चला गया? शिवांश बोला, दादी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी मेरी, इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। इस पर दादी बोली, जल्दी आ जा, ये घर वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं कड़वी दवाई खिला खिला कर। इस पर शिवांश उन्हें समझाते हुए बोला, दादी अगर आप दवाई नहीं खाएंगी तो फिर कैसे रहेंगी? इसलिए जैसे सब कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, और अभी मुझे बहुत काम है, तो मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी और वापस अपने काम में लग गया। वहीं शिवांश को काम करते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी देव उसके केबिन में आते हुए बोला, बॉस, कार रेडी है, आप घर जाएंगे या फिर? शिवांश अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, फार्म हाउस। और इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑफिस के बाहर 5 गाड़ियां लाइन से खड़ी थी। उनमें से एक गाड़ी में जाकर शिवांश बैठ गया और 2 गाड़ियां उसकी गाड़ी के आगे थीं और 2 पीछे। सभी लाइन से ही एक ही दिशा में बढ़ रही थीं। शिवांश की कार में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, ड्राइवर, देव और शिवांश। देव पैसेंजर सीट पर बैठे हुए बोला, बॉस, हमने उस लड़की के बारे में पता किया। वो लड़की उज्जैन की नहीं थी, वो कहीं और की है। उज्जैन तो सिर्फ वो दर्शन करने आई थी। जिस होटल में वो रुकी थी वहां भी हमें बस यही पता चला कि उसका नाम गौरी महाजन है। वो अपने भाई के साथ यहाँ आई थी। इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। शिवांश ने गुस्से से देव की तरफ देखा और कहा, मैं सैलरी तुम्हें एक्सक्यूजेस देने के लिए नहीं देता हूँ। मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पर चाहिए। देव ने भी जब शिवांश को इतने गुस्से में देखा तो यस बॉस बोलकर आगे देखने लगा। कुछ देर ड्राइव करने के बाद सारी गाड़ियां एक सुनसान जगह पर पहुंची, जहां आसपास ना कोई घर था और ना कोई पेड़, यहाँ तक कि कोई परिंदा भी नहीं था। देव कार से बाहर निकला और इधर उधर कुछ चेक करने के बाद उसने ड्राइवर से बाकी गाड़ियों के साथ वापस जाने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर शिवांश को लेकर आगे बढ़ गया। उस ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आया तो सामने खड़ी एक गाड़ी में बैठते हुए वो बोला, यह सब क्या था और बस अकेले क्यों चले गए? इस पर एक आदमी बोला, तू अभी नया है इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। बस अपने फार्म हाउस गए, जिसका पता सिर्फ देव सर को है या फिर बॉस को। इसके अलावा किसी की वहां जानने की इजाजत नहीं है और ना ही कोई जानता है कि वो फार्म हाउस है कहाँ। इधर कुछ देर ड्राइव करने के बाद शिवांश की कार एक खूबसूरत से फार्म हाउस के सामने रुकी। देव ने शिवांश के लिए दरवाजा खोला और शिवांश अपना सूट ठीक करते हुए बाहर निकला। शिवांश ने देव की तरफ देखा तो देव बोला, आप चलिए बॉस, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। यह सुनकर शिवांश अंदर चला गया और जाकर एक बड़े से सोफे पर किसी राजा महाराजा की तरह बैठ गया और कुछ ही देर में देव 6 लोगों को आंख पर पट्टी बांधकर शिवांश के सामने ले आया। उन सभी के हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो सभी घुटनों पर शिवांश के सामने बैठे हुए थे। तभी शिवांश की वो डेविल आवाज
उन सभी के कानों में पड़ी। वो बोला, आज तुम लोगों को सुबह क्या काम दिया गया था? उनमें से एक आदमी डरते हुए बोला, मंदिर के बाहर सभी लोगों को बाहर रोकने का काम। शिवांश आराम से बोला, तो वो लड़की अंदर कैसे आई? उनमें से एक आदमी बोला, वो फिर भी अंदर आ गई। बॉस, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस पर शिवांश बोला, और वो लोग, उन्हें क्यों नहीं रोक पाए तुम? तभी एक आदमी बोला, बॉस, एक लड़के ने कहा था सभी से कि मंदिर के अंदर चलो, शिव ने बुलाया है। और सभी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमें जाने दो, अंदर शिव ने बुलाया है। तो हमें लगा वो आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका नाम भी तो शिव। वो इतना ही बोल पाया था कि देव ने एक पंच उसके मुंह पर दे मारा और बोला, तेरी हिम्मत कैसी हुई बॉस का नाम लेने की? वो आदमी कराते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि शिवांश बोल पड़ा, देव, ले जाओ इन्हें यहाँ से, और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें इन्हें क्या सजा देनी है। यह सुनकर देव सभी को एक एक कर फार्म हाउस से बाहर ले गया और शिवांश अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद शिवांश कमरे से बाहर आया और नीचे हॉल में आ गया। वहीं करीबन 50 साल की औरत हॉल में खड़ी थी। उन्हें देख शिवांश बोला, काकी, आप यहाँ क्यों आई इतनी रात में? और काका कहाँ है? वो औरत बोली, बेटा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो मैं ही चली आई। खाना बना दिया है आपके लिए, तो समय से खा लेना। शिवांश ने बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखा और देव को आवाज लगा दी और कहा, काकी को घर छोड़ाओ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चला गया। देव ने भी कुछ नहीं कहा और काकी को लेकर कार में बैठ गया। काकी कुछ सोचते हुए बोली, देव, यार छोटे साहब को क्या हुआ है? देखकर लग रहा था कि काफी गुस्से में है। देव उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ माँ, वो आज किसी से थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए वो थोड़े नाराज हैं, लेकिन कुछ देर अकेले रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इस पर काकी उसके हाथ पर एक चपत मारते हुए बोली, तेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई जिसने छोटे साहब से बहस की? देव उनकी तरफ देखते हुए बोला, अरे माँ, मेरी क्या गलती उसमें? अब अचानक से ही वो लड़की बॉस के आगे आकर खड़ी हो गई, और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी लड़की ने बॉस की बोलती बंद करवा दी। इस पर काकी बोली, लड़की ने? छोटे साहब तो वैसे ही लड़कियों से इतना दूर भागते हैं। याद है कैसे स्कूल में हमेशा अकेले ही बेंच पर बैठा करते थे? इस पर देव हंसते हुए बोला, हाँ माँ, याद है मुझे, और इसलिए ही उन्होंने जबरदस्ती मेरा एडमिशन भी अपने स्कूल में ही करवाया, ताकि उन्हें किसी और के साथ न बैठना पड़े। इस पर काकी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं देव, छोटे साहब ने इसलिए तुम्हारा एडमिशन अपने साथ नहीं करवाया था, बल्कि उन्होंने मेरी और तुम्हारे बाबा की बातें सुन ली थी, जब हम तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम पर बहुत कर्ज था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह बहाना बनाया कि उन्हें स्कूल में किसी और के साथ नहीं बैठना तुम्हारे अलावा। यह सुनकर देव हैरानी से काकी की तरफ देखने लगा, तो काकी बोली, हाँ बेटा, छोटे साहब के जैसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है, जिसने अपने घर में काम करने वाले नौकर के बेटे को अपने साथ पढ़ाया। मैं जानती हूँ कि तुझे भी ये लगता होगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैंने तुझे छोटे साहब का बॉडीगार्ड बनने को क्यों कहा है, लेकिन बेटा, उनके बहुत एहसान है हम पर। आज अगर तू मेरे सामने जिंदा खड़ा है तो सिर्फ छोटे साहब की वजह से। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तेरी जान बचाई थी। यह सुनकर देव की आंखों में भी नमी आ गई थी और वो बोला, माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवांश भले ही दुनिया की नज़रों में मेरे लिए बॉस है, लेकिन अकेले में आज भी वो मेरा वही पुराना दोस्त है, जिसने मेरे साथ ही आपकी बहुत डांट खाई है। यह सुनकर काकी हंस दी। थोड़ी देर में देव अपनी माँ को छोड़कर और अपने बाबा से मिलकर वापस फार्म हाउस आ जाता है। फार्म हाउस पहुंचकर वो देखता है कि शिवांश बाहर बने पूल साइड के पास सामने दो खाने की प्लेट रखे बैठा हुआ है। देव भी उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी शिवांश बोला, बाबा कैसे हैं? देव बोला, ठीक है वो, बस तुझे याद कर रहे थे। यह सुनकर शिवांश बोला, कल उनसे मिलकर ही ऑफिस के लिए निकलेंगे हम। देव अपना खाना खत्म करते हुए बोला, वैसे वो लड़की जो आज सुबह हमें मिली थी, क्या नाम था उसका? शिवांश गुस्से से प्लेट को पटकते हुए बोला, गौरी महाजन। देव हंसते हुए बोला, हाँ, गौरी महाजन। वैसे क्या बात है, तुझे उसका नाम अभी तक याद है?
शिवांश गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब है इस बात का? देव हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, वैसी लड़की थी तो कमाल की। मतलब तेरे ही नाम का इस्तेमाल करके उसने सभी को मंदिर में बुला लिया, और यह बात तुझे ही पता नहीं चली। जो इंसान उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, वो एक लड़की की चालाकी समझ नहीं पाया। उसने शिवांश सिंह रायजादा की बोलती बंद कर दी। इम्प्रेसिव। यह सुनकर शिवांश अपनी जगह से उठते हुए बोला, एक काम दिया था तुझे उसे ढूंढने का, वो तो तुझसे हुआ नहीं, और यहाँ बैठकर तू उसकी तारीफ कर रहा है। शिवांश फार्म हाउस के अंदर जाते हुए बोला, 2 दिन में मुझे उस लड़की का पता चाहिए, वरना तेरी आधी सैलरी काट लूंगा मैं। इस पर देव मुंह बनाते हुए बोला, इस इंसान की सुई हमेशा घूम फिर कर मेरी सैलरी काटने पर ही क्यों अटक जाती है? और ये कहकर वो उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन शिवांश सुबह फार्म हाउस से ही देव के साथ सीधा ऑफिस चला गया था। वहाँ पूरे दिन में उसने कुछ मीटिंग्स अटेंड की और अपना दिन का सारा काम खत्म कर वो अपने घर यानी रायजादा मेंशन के लिए निकल गया। रात 11 बजे रायजादा मेंशन। शिवांश की कार घर के बाहर रुकी और ड्राइवर ने आकर उसके लिए कार का डोर ओपन किया। शिवांश हाथ में अपना ब्लेजर पकड़े कार से निकला और घर की तरफ बढ़ गया। घर में इस वक्त थोड़ा अंधेरा था। घर में घुसते ही एक नौकर ने आकर शिवांश के हाथों से उसका ब्लेजर लिया और बोला, छोटे साहब खाना लगा दूं? शिवांश ने हाँ में जवाब दिया और सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो अभी 2 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि तभी घर की लाइट्स जल गईं और पीछे से एक आवाज आई, आ गए रायजादा साहब। ये आवाज सुनते ही शिवांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे की तरफ पलट गया। वो जैसे ही पीछे की तरफ पलटा तो उसने देखा कि सामने ही 4 लोग हाथ बांधे खड़े उसे घूर घूर कर देख रहे थे। शिवांश ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा तो वो चारों उससे मुंह फेर कर खड़े हो गए। शिवांश वापस नीचे आया और उन चारों में से एक शख्स को पीछे से गले लगाते हुए बोला, सकू नाराज हो क्या? इस पर दादी मुंह बनाते हुए अपने पास खड़े बाकी तीनों को गुस्से से बोली, अक्षत, रुद्र, भव्या, इसे कह दो कि मुझसे बात ना करे। जैसे ही वो तीनों शिवांश से कुछ कहने को उसकी तरफ देखते हैं कि शिवांश उन तीनों पर अपनी घूरती हुई नजर डालता है। ये देख वो तीनों दादी की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें ऐसे सहमा देख दादी ने कहा, अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर शिवांश बोला, सॉरी दादी, वो कल मैं किसी काम में फंस गया था। यह सुनकर दादी उसकी पकड़ से छूटती हुई बोली, जिसका पोता पिछले 5 दिन से घर ना आया हो, उसकी दादी को नाराज होना नहीं चाहिए तो क्या खुश होना चाहिए? इस पर शिवांश दादी की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तो 5 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया है। सोचा था कि आप अपने हाथों से खिलाओगी, लेकिन यहाँ तो आप ही मुझसे नाराज हो। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। उसे ऐसे बोलते देख भव्या, रुद्र और अक्षत की हल्की हल्की हंसी निकल रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि जब दादी शिवांश भाई से नाराज होती थी और वो मनाने से भी नहीं मानती थी, तो वो ऐसे ही उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके मनाया करते थे, क्योंकि यही उनका आखिरी ब्रह्मास्त्र था। वही दादी ने जब ये सुना तो वो पलटकर शिवांश को रोकते हुए बोली, तूने सच में खाना नहीं खाया? इस पर शिवांश ने नामे गर्दन हिला दी तो दादी भव्या से बोली, जा भव्या बेटा, भाई के लिए खाना लगवा। भव्या ने हामी से रिलाया और वहां से चली गई। शिवांश भी चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया। तभी घर में देव आया और बोला, दादी मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। देव को देखते ही अक्षत और रुद्र उसके गले लग गए, लेकिन दादी ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, क्यों ना लाए? तुझसे मैंने कहा था ना कि शिवांश को कल घर लेकर आने को, तो तू क्यों नहीं लाया? उनके ऐसे डांटने पर देव अपना कान छुड़ाते हुए बोला, दादी इसमें मेरी क्या गलती है? अब वो बॉस है और जो बॉस कहता है मुझे तो वही करना पड़ता है ना। इस पर दादी दोबारा उसके कान मरोड़ते हुए बोली, बॉस से पहले वो दोस्त है तेरा, और इस नाते तो उससे अपनी बातें भी मनवा सकता है। ये बात तू क्यों भूल जाता है? और इस घर ने कभी भी तुझे इस घर से अलग महसूस करवाया है क्या, जो तू ऐसी बातें करता है? इस बात पर देव दादी को गले लगाते हुए बोला, अरे मेरी भोली दादी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उधर शिवांश अपने कमरे में आया। शिवांश का कमरा पूरे घर में सबसे बड़ा और खूबसूरत था। शिवांश का कमरा 2nd फ्लोर पर था।
उसके कमरे में हर चीज बहुत ही सेटल और उसकी पसंद की थी। उसके कमरे से जुड़ा एक और बहुत बड़ा एरिया था, जहाँ एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। बैठने के लिए कुछ चेयर भी थी और बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स भी। अक्सर शिवांश यहाँ बैठकर अपना काम किया करता था। वो जगह इतनी खूबसूरती से बनाई गई थी कि हर किसी को वहां आकर सुकून ही मिलता था। ये कमरा शिवांश के मॉम डैड ने शिवांश को उसके 21वें बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में दिया था, जब वो अपनी पढ़ाई खत्म कर हॉस्टल से दिल्ली आया था। वो शायद आखिरी दिन था जब शिवांश बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उस दिन के बाद शिवांश की खुशी उसके मॉम डैड के साथ ही चली गई। शिवांश अपने कमरे में आकर पूल साइड एरिया में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर ऐसे ही पानी को देखते हुए वो धीरे से बोला, मिस यू मॉम, आई मिस यू डैड। 16 साल हो गए हैं आपको गए हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं से आएंगे और मुझे पहले की तरह गले लगा लेंगे। मैं आज भी उस दिन को कोसता हूँ और खुद को आप दोनों के जाने का गुनहगार मानता हूँ, क्योंकि अगर उस दिन मैं आपके साथ वहाँ होता तो आपको बचा पाता। नफरत है मुझे उस दिन से, उस शहर से और खुद से भी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, क्यों है आपको खुद से नफरत? यह आवाज सुनकर शिवांश ने पलट कर देखा तो उसके सामने शिवदत्त सिंह रायजादा अपने उसके दादाजी खड़े थे। शिवांश ने जाकर उनके पैर छुए और कहा, दादू, आप अभी तक जाग रहे हैं? दादू बोले, जी हाँ बरखुरदार, हमें भी फिक्र है आपकी। यह सुनकर शिवांश हल्के से मुस्कुरा दिया तो दादू बोले, हम जानते हैं कि आप कल क्यों नहीं आए, क्योंकि कल आपका जन्मदिन था और आप हमेशा की तरह अकेले ही रहना चाहते थे। शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस पूल साइड की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। दादू उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, शिवांश, आपको खुद से नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोस्त नहीं था। वो होनी थी सो हो गई। शिवांश बोला, लेकिन दादू। दादू ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, हम यहाँ आपसे इस घर के मुखिया होने के नाते से बात करने नहीं आए हैं, बल्कि आपके दादू बनकर आए हैं। यह सुनकर शिवांश झटके से उनके गले लग गया और उन्होंने भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप इस घर की ताकत है शिवांश। अगर आप ही ऐसे कमजोर पड़ेंगे तो इस घर को कौन संभालेगा? आप हमारा गुरूर हैं। शिवदत्त सिंह रायजादा का मान सम्मान आपसे है और हम आपको ये इजाज़त बिल्कुल नहीं देते हैं कि आप खुद से नफरत करें। उनकी ऐसी बातें सुनकर शिवांश ने अपनी आंखों की नमी को साफ किया और कहा, सॉरी दादू, आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा। अब आप जाइए, आराम कीजिए। दादू ने भी शिवांश के सर पर हाथ फेरा और वहां से चले गए। रायजादा मेंशन। कुछ ही देर में शिवांश चेंज करके नीचे डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने देखा सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे उसी का वेट कर रहे थे। शिवांश चेयर पर बैठा तो देखा सभी के आगे प्लेट रखी हुई थी। यह देख शिवांश ने पूछा, क्या आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया है? यह सुनकर दादी बोली, मैंने तो खा लिया, लेकिन इन बच्चों ने नहीं खाया है। कह रहे थे कि तू आएगा तभी खाएंगे। यह सुनकर शिवांश ने उन्हें नाराजगी से देखा तो अक्षत बोला, भाई प्लीज गुस्सा मत करिएगा। आप जानते हैं ना कि आप साथ नहीं होते तो खाने का मजा ही नहीं आता है। कितना भी खा लो फिर भी भूख खत्म नहीं होती है। इतने में रुद्र बोला, और नहीं तो क्या, वैसे भी तो तू पूरे दिन ऑफिस में होता है। एक यही रात का खाना ही तो है जब तू हमारे साथ बैठकर खाता है, और वो भी अगर मिस हो जाए तो कैसे चलेगा? ये सुनकर शिवांश बोला, अगर तुम लोगों का ये इमोशनल मेलो ड्रामा खत्म हो गया हो तो खाना खाएं हम। फिर शिवांश, अक्षत और रुद्र ने अपनी अपनी रोटी का एक एक कौर तोड़ा और भव्या की ओर बढ़ा दिया। यह देख भव्या मुस्कुरा दी और उसने तीनों के हाथों से कौर खा लिया। शिवांश दादी की ओर देखकर बोला, दादी, अब आपको भी रेस्ट करना चाहिए, काफी समय हो गया है। इतना कहकर शिवांश ने एक मेड को आवाज लगाई और दादी को उनके कमरे तक छोड़कर आने को कहा। सभी ने दादी को गुड नाइट कहा और दादी अपने कमरे में चली गईं। दादी के जाने के बाद सभी ने खाना खाया और इधर उधर की बातें की, और हमेशा की तरह शिवांश बस उनकी बातें सुन रहा था। खाना खत्म होने के बाद भव्या अपने कमरे में सोने चली गई और बाकी चारों लड़के शिवांश के कमरे में पूल साइड एरिया में आ गए। रुद्र ने चेयर पर पसरते हुए कहा,
वैसे शिवांश, देव बता रहा था कि तू कल फार्म हाउस पर था, वहाँ क्या कर रहा था तू? यह सुनकर शिवांश ने देव की तरफ घूरते हुए देखा तो देव सकपकाते हुए बोला, यार मुझे ऐसे मत देख, मुझसे तो अक्षत ने अपनी कसम देकर पूछ लिया था कि तू कहाँ है। शिवांश ने सुनकर जब अक्षत की तरफ देखा तो उसने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाई वो तो मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए बस मैंने देव भाई को कसम दी थी, क्योंकि वैसे तो वो आपकी बातें शेयर नहीं करते हैं ना। इस पर शिवांश कुछ नहीं बोला। रुद्र ने फिर से सवाल किया, तू फार्म हाउस तो तभी जाता है जब कोई बहुत ही जरूरी काम होता है, तो कल ऐसा कौन सा काम आ गया तुझे कि वहां जाने की जरूरत पड़ गई? शिवांश कुछ कहता कि तभी देव बोल पड़ा, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। यह सुनकर तो अक्षत और रुद्र के जैसे कान खड़े हो गए और वो अपनी अपनी जगह पर ही खड़े होकर बोले, क्या लड़की? और इतना कहकर दोनों ने शिवांश की तरफ हैरानी से देखा। अक्षत एक्साइटेड होते हुए बोला, बताओ ना भाई, कौन सी लड़की? कैसी दिखती है वो? कौन है वो? शिवांश अक्षत को घूरते हुए बोला, कोई लड़की नहीं है, और ये देव बस ऐसे ही बकवास कर रहा है। इतने में देव बोल पड़ा, मुझे क्या ही जरूरत है बकवास करने की, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। उज्जैन में ही तो मिली शिवांश को वो लड़की जिसके लिए शिवांश पागल हुआ जा रहा है। यह सुनकर शिवांश ने देव की तरफ घूर कर देखा और कहा, देव अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं इसी पूल में डुबाकर मार दूंगा तुझे। देव को तो जैसे उसकी धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो दोबारा बोला, क्यों भाई, याद आ गई क्या वो? मतलब क्या भला की खूबसूरत लड़की थी वो, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल। शिवांश गुस्से से देव से बोला, देव स्टॉप इट। शिवांश की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन देव था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अक्षत और रुद्र कभी शिवांश को देखते तो कभी देव को। वो तो बस उन दोनों को बहस करते हुए देख रहे थे। कभी उनकी गर्दन इधर घूमती तो कभी उधर। देव बस बोले ही जा रहा था और शिवांश उसे गुस्से से बार बार चुप होने को बोल रहा था। तभी देव बोला, और उसका तो नाम भी बहुत प्यारा था, पूजा महाजन। तभी अचानक से शिवांश बोल पड़ा, पूजा नहीं, गौरी नाम था उसका। और उसके इतना बोलते ही देव चुप हो गया और अक्षत और रुद्र, जिनकी गर्दन अभी तक इधर से उधर घूम रही थी, अब वो सिर्फ शिवांश की तरफ थी। शिवांश को भी जब एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा है तो वो अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गया। अक्षत और रुद्र उसके सामने आए और बोले, अब आप हमें सब बताएंगे या फिर बाकी की बातें भी हम देव से पूछ लें? शिवांश पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बस मंदिर में वो मुझे मिली और थोड़ी सी बहस हुई हमारी, और कुछ भी नहीं हुआ। वो बस एक नॉर्मल लड़की थी और कुछ नहीं। तभी देव बोल पड़ा, नहीं शिवांश, वो नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल नहीं है। मैं तेरे साथ बचपन से हूँ और आज तक तेरे आसपास मैंने जितनी भी लड़कियां देखी है ना, वो सब बस तेरे पास इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि तू अमीर है, हैंडसम है और पावरफुल है। लेकिन वो लड़की अलग थी यार, उसे तेरी इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरी नज़र में तो शायद वो पहली लड़की है जिसने तुझे बताया कि तू गलत है। यह सुनकर अक्षत हैरानी से बोल पड़ा, क्या क्या बात कर रहे हो? उस लड़की ने भाई को गलत कहा और वो लड़की भाई से लड़ी? यह सुनकर देव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मंदिर में जो कुछ भी हुआ वो अक्षत और रुद्र को बता दिया। उन दोनों को तो अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके भाई से भी कोई लड़ झगड़ सकता है। तभी रुद्र बोला, यार शिवांश, वैसे सच में यार, यह कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं लग रही है मुझे। मतलब उसने तुझसे बहस की? शिवांश सिंह राजदादा से बहस? यह सुनकर शिवांश गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, रात बहुत हो गई है और मुझे सोना है, तुम सब जा सकते हो। वहां बैठे तीनों को शिवांश के लहजे से यह समझ आ गया था कि शिवांश अभी बहुत गुस्से में है और उससे अब कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उन तीनों ने ही वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और कमरे से बाहर निकल गए। शिवांश ने भी कमरे की लाइट्स ऑफ की और अपने बिस्तर पर लेट गया। अक्षत, रुद्र और देव कमरे से बाहर तो आ गए थे, लेकिन उन तीनों की डिस्कशन अभी भी बंद नहीं हुई थी। अक्षत बोला, वैसे देव भाई, और बताओ ना उसके बारे में और कुछ। देव बोला, काश कि मैं तुम लोगों को जो कुछ भी मंदिर में हुआ वो सब दिखा पाता। मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई शिवांश को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन सच बोलूं तो उस लड़की को शिवांश के साथ देखकर लगा
कि यार ये लड़की है शिवांश की टक्कर की है, वरना तो वो समीरा तो मुझे शिवांश के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर रक्षक बोला, आप ठीक कह रहे हो देव भाई, मुझे भी वो पसंद नहीं है और मेरा तो उसे भाभी बोलने का भी मन नहीं करता है। लेकिन पता नहीं क्यों शिवांश भाई उसे शादी करने के लिए रेडी हो गए हैं। तभी रुद्र बोला, वो समीरा से प्यार नहीं करता है, लेकिन वो उससे शादी क्यों कर रहा है ये तुम दोनों अच्छे से जानते हो, इसलिए उसके इस फैसले पर तो उससे हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर रुद्र और देव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिल्ली मीना कॉलोनी रात के 11 बजे। गौरी अपने कमरे में लेटी खिड़की के बाहर देख रही थी कि तभी सुमित्रा जी उसके कमरे में आती हैं और उसे ऐसे किन्हीं ख्यालों में खोया देख उन्होंने कहा, गौरी क्या हुआ, तू अभी तक सोई नहीं? गौरी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस सोच रही हूँ अपनी जॉब चेंज कर दूँ। यह सुनकर सुमित्रा जी बोली, लेकिन क्यों बेटा, तुझे वहाँ कोई दिक्कत है? गौरी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस कंपनी में पिछले 2 साल से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है और घर के खर्च भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए बस सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ। सुमित्रा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि अब तुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। कब तक तू बस हमारे लिए ही सब करती रहेगी? गौरी उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, माँ याद है आपको लास्ट टाइम पापा ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने मुझसे कहा था कि गौरी तू बेटी नहीं बेटा है मेरा और तुझे सबका ख्याल रखना है। यह सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए तो गौरी बोली, मैं जब तक आयुष को इस लायक नहीं बना देती कि वो अपना और आपका ख्याल रख पाए, तब तक मैं तो आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझी आप? और यह कहकर उसने अपनी माँ के आंसू पोंछ दिए और उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। अगली सुबह गौरी हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठी, घर का सारा काम खत्म किया और नहा धोकर पूजा कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। गौरी एक कारपोरेट ऑफिस में जॉब करती थी। रोज की तरह आज भी वह ऑटो स्टैंड पर खड़ी होकर अपनी फ्रेंड सोनाक्षी का वेट कर रही थी। सोनाक्षी इस पूरे दिल्ली शहर में सोनाक्षी गौरी की इकलौती फ्रेंड थी, जिससे गौरी अपनी सारी बातें शेयर करती थी और सोनाक्षी के लिए भी गौरी उसकी जान थी। दोनों को देखकर सभी यही सोचते थे कि वो दोनों सगी बहनें हैं, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। सोनाक्षी और गौरी कॉलेज से ही एक दूसरे के साथी थीं और अब जॉब भी साथ ही करती थीं। कुछ देर वेट करने के बाद गौरी के सामने एक स्कूटी रुकी। गौरी ने देखा तो सामने स्कूटी पर सोनाक्षी थी। उसे देख गौरी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, आज फिर लेट हो गई तू? सोनाक्षी दांत दिखाते हुए बोली, सॉरी यार, वो आज उठने में मुझे लेट हो गया था। गौरी सर हिलाते हुए बोली, तू जल्दी उठती भी है कभी? हमेशा तो लेट ही उठती है। सोनाक्षी ने कहा, अच्छा मैडम, अब चलेंगी आप या यहीं खड़े होकर पूरा प्रवचन देना है? गौरी हल्के से हंसी और हेलमेट पहनकर स्कूटी पर बैठ गई और सोनाक्षी ने स्कूटी ऑफिस की तरफ दौड़ा दी। इधर शिवांश और देव भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए थे और शिवांश अपनी कार में बैठा एक फाइल देख रहा था कि तभी देव के फोन पर किसी का कॉल आया। देव ने कुछ बात की और फिर शिवांश को देखते हुए बोला, सर इन 3 दिनों में हमने पूरा उज्जैन छान लिया, लेकिन वो नहीं मिली। शिवांश फाइल बंद करते हुए बोला, पूरे इंडिया में कहीं तो होगी, ढूंढो उसे। तभी उसकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और किसी ने उसकी कार की विंडो को टैप किया। शिवांश ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो काफी दयनीय हालत में थी। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि कई दिनों से उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। शिवांश ने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो बोली, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दो, भगवान तुम्हें वो सब देगा जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो। ये सुनते ही शिवांश की आंखों के आगे गौरी का चेहरा घूम गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं आपको कुछ दे दूं तो क्या सच में मुझे भी वो मिलेगा जो मुझे चाहिए? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें वो सब मिले जो तुम्हें चाहिए। ये सुनते ही शिवांश ने कार में रखा अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 2,000 के कुछ नोट निकालकर उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दिए। ये देख बूढ़ी औरत की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो शिवांश को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। उस बूढ़ी औरत के वहां से जाते ही शिवांश की नज़र सामने गई
और वो हैरानी से उस ओर देखता ही रह गया। देव ने जब देखा कि शिवांश बहुत देर से एक ही ओर देखे जा रहा है, तो वो भी उस ओर देखने लगा। और अब शिवांश के साथ साथ देव की भी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो चिल्लाकर बोला, तो यार शिवांश, ये तो यहाँ है। दोनों की हैरानी का कारण वो रेड स्कूटी जिस पर दो लड़कियां बैठी थीं, और उनमें से एक थी वो जिसे शिवांश पूरी इंडिया में ढूंढने को तैयार था। जी हाँ, गौरी महाजन। सोनाक्षी की स्कूटी भी कुछ देर पहले ही उस ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। वहीं देव के ऐसे चिल्लाने पर शिवांश ने चौंकते हुए पहले देव को देखा और फिर गाड़ी चला रहे ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर भी देव के ऐसे कहने पर हैरानी से देव को देख रहा था, क्योंकि सभी के सामने देव और शिवांश का रिश्ता एक एम्प्लॉय और बॉस का था। देव को भी जब यह एहसास हुआ कि इस वक्त गाड़ी में ड्राइवर भी मौजूद है, तो देव अपनी बात सुधारते हुए बोला, सॉरी सर। इतने में ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ और सभी गाड़ियां चल पड़ी। ये देखते ही शिवांश ने अपने ड्राइवर से कहा, उस रेड स्कूटी का पीछा करो। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल के ही कार को उस रेड स्कूटी के पीछे लगा दिया। तभी कार में बैठा शिवांश चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, मैं पूरे शहर में इसे ढूंढ रहा हूँ, और ये मिली भी तो मुझे मेरे ही शहर में। कुछ देर स्कूटी का पीछा करने के बाद वो स्कूटी एक कॉरपोरेट ऑफिस के सामने रुकी। शिवांश की कार भी कुछ दूरी पर ही रुकी हुई थी, और शिवांश दूर से ही गौरी और सोनाक्षी को ऑफिस के अंदर जाते हुए देख रहा था। उन दोनों के ऑफिस के अंदर जाने के बाद शिवांश बोला, ड्राइवर, गाड़ी अपने ऑफिस में ले चलो। और ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ ली। पूरे रास्ते शिवांश खामोश बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा, और देव भी उसके एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शिवांश के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुरापात चली रही होगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।